हमारे सभी व्यूअर्स का आज के दिन स्वागत है। आज 1 अप्रैल है और आज के दिन दुनिया अप्रैल फूल मनाती है, लेकिन हम आपको बिल्कुल फूल नहीं बनाएंगे। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से 1 अप्रैल को घटित इंपॉर्टेंट घटनाओं पर आपके साथ डिस्कशन करना है। ऐसा डिस्कशन जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर 30 से अधिक प्रश्न, मोर देन 30 क्वेश्चन और उसका उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा आज मैं बताने जा रहा हूं वित्त वर्ष की शुरुआत, यानी आज नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप इंटरेस्टेड होंगे इसके बारे में कि कैसे शुरुआत हुई नया वित्त वर्ष का ऐतिहासिक संदर्भ। आज का दिन प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करने का भी दिन है। जानना चाहेंगे प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, और इस विषय से अनेक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। उड़ीसा भी आज अपनी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से बंगाल और बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक नया राज्य बना था। तो 4 पॉइंट को ले रहे हैं हम एक तरह से, आरबीआई, वित्त वर्ष, प्रोजेक्ट टाइगर और उड़ीसा। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो या ना करते हो, यह टॉपिक आपको अत्यंत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इसे आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। शुरुआत सबसे पहले आरबीआई के स्थापना दिवस में जो प्रश्नोत्तर के पहले कुछ फैक्ट आपके सामने रखूं। जानना चाहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हो रही है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 यानी इंडियन रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत हुआ और ये हुआ 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्चुअली स्थापित हुआ, इसलिए आज उसका स्थापना दिवस है और स्थापना का आधार है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, भारत शासन अधिनियम, उसी में एक फेडरल बैंक बनाने का प्रस्ताव था। 1935 एक्ट बाद में आया और इसको रेगुलराइज एक तरह से किया और इस प्रकार इसकी स्थापना हुई। आरबीआई का जो कार्यालय है, हेड ऑफिस है, शुरू में कलकत्ता था जब वो स्थापित हुआ 1935 में, लेकिन 2 साल बाद ही 1937 में आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो कलकत्ता से ट्रांसफर हो गया और मुंबई में परमानेंट उसका हेड ऑफिस हो गया और तब से लेकर आज तक आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती है। जितनी अहम पॉलिसी मेकिंग होती है वो उसके हेड ऑफिस से होता है और वहीं पर आरबीआई के गवर्नर बैठते भी हैं। आरबीआई शुरू में निजी स्वामित्व के अधीन था, यानी कि प्राइवेट ऑनरशिप था। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया, यानी राष्ट्रीयकरण हो गया और ये भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में आ गया। आरबीआई का काम कैसे होता है, कौन कौन लोग होते हैं? गवर्नर तो आपने सुन ही लिया। आरबीआई का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार केंद्रीय निदेशक बोर्ड को नियुक्त करती है, यानी इस बोर्ड में जितने लोग होते हैं उनकी नियुक्ति भारत की सरकार करती है। केंद्रीय निदेशक बोर्ड में नियुक्ति मनोनयन 4 साल के लिए होता है। अब कौन कौन होता है इसमें? एक फुल टाइम गवर्नर और फुल टाइम मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। यही 5 लोग हो गए। एक गवर्नर
और अधिक से अधिक 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये 5 हो गए। गैर सरकारी निदेशक के रूप में सरकार नॉमिनेट करता है विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक। तो ये 5 और 10 15 हो गए। और 2 सरकारी अधिकारी, ये 17 हो गए। और अन्य 4 निदेशक 4 स्थानीय बोर्ड से, तो 17 और 4 21। इस प्रकार रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में कुल 21 सदस्य होते हैं, 1 गवर्नर और 20 डायरेक्टर्स। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और इस क्विज में भी आपको ये प्रश्न मैं दे रहा हूं। अब आरबीआई का प्रमुख काम क्या है, जानिए इस बात को, क्योंकि वो बैंकों का बैंक है, वो देश का सेंट्रल बैंक है। सबसे पहले मौद्रिक प्राधिकार यानी आरबीआई एक मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में है। 2 काम यहां पर महत्वपूर्ण है। मौद्रिक नीति तैयार करता है यानी मॉनेटरी पॉलिसी, उसको एग्जीक्यूट करता है, क्रियान्वयन करता है और उसकी निगरानी भी करता है। अब मौद्रिक नीति में जैसे बैंक रेट हुआ, सीआरआर हुआ, एसएलआर हुआ, रेपो रेट हुआ, जो मनी सप्लाई को कम करना या मनी सप्लाई को बढ़ाना, ये मौद्रिक नीति का मामला है और ये पॉलिसी मेकिंग आरबीआई का ड्यूटी में आता है। उद्देश्य क्या है मौद्रिक नीति का? विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। मूल्य स्थिरता यानी प्राइस स्टेबिलिटी, न तो मूल्य बहुत ज्यादा हो और न एकदम कम हो जाए, बल्कि एकदम बैलेंसिंग एक तरह से प्राइस हो। इसके लिए वो मनी सप्लाई को कम करता है या जरूरत के अनुसार उसको ज्यादा बढ़ा देता है, मार्केट में इंजेक्ट करता है। तो यह इंपॉर्टेंट है आरबीआई का रोल एक मौद्रिक प्राधिकारी यानी एक मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में। आरबीआई का जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक। वित्तीय प्रणाली मतलब फाइनेंशियल सिस्टम, देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका विनियामक यानी रेगुलेटर है, उसका सुपरवाइजर है कौन? आरबीआई। पहला पॉइंट कहता है बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है। बैंक कैसे खोला जाएगा, बैंक खोलने के लिए क्या शर्त होगा, कौन शेड्यूल्ड बैंक होगा, कॉमर्शियल बैंक, संपूर्ण मापदंड यही निर्धारित करता है बैंक के चलाने के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। अब इसका उद्देश्य क्या है? जब आप फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, बैंक परिचालन करते हैं, लोगों का विश्वास बैंक पर बना रहे, जो जमा करता है, डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उनके हितों की रक्षा हो और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो। अब बैंकिंग सेवा क्या है? आप डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, यही तो 2 काम है बैंक का, डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना। आरबीआई का रोल वित्तीय प्रणाली को विनियामक के रूप में है, वो देखता है और संपूर्ण मानदंडों को तय करता है। आरबीआई का जो तीसरा रोल है विदेशी मुद्रा प्रबंधक, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसका मैनेजर है, वो कौन? आरबीआई। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत यह काम वो करता है। जैसे हमारे देश में डॉलर आया, पाउंड आया, उसको कन्वर्ट किया जाता है, इंडियन रुपीस में भुगतान होता है, तो तमाम सी बातें हैं, ये काम आरबीआई का है। इसका क्या उद्देश्य है? विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना। जैसे हम मान लीजिए कि कहीं से इंपोर्ट किए या एक्सपोर्ट किए, इंपोर्ट किए अगर, तो हमको पैसा डॉलर में देना पड़ेगा, और अगर हमारे पास एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो विदेशी मुद्रा हमको मिलेगी। तो वो विदेशी मुद्रा और भारत के रुपया में आदान प्रदान ये जरूरी है, तभी तो व्यापार हो पाएगा और जो भुगतान है वो सुविधाजनक हो पाएगा। भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक कैसे विकास हो, ये सब आरबीआई का काम है ना। तो विदेशी मुद्रा रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही इकोनॉमी की सेहत अच्छी मानी जाती है। फिर आरबीआई मुद्रा जारी करता है, वो करेंसी नोट जारी करता है। आप सब जानते हैं कि करेंसी नोट्स पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। करेंसी जारी करने वाला कौन? आरबीआई।
और उसका विनियमन भी करता है। जैसे कौन सा नोट अब परिचालन में नहीं रहेगा, नया नोट कितना जारी करना है, पुराने नोट को हटाना है, तमाम सी बातें हैं। यह विनियमन का मामला है, रेगुलेशन का मामला है। और अगर कोई नोट फट जाता है, योग्य नहीं है, तो नष्ट भी करता है उसको। उद्देश्य क्या है? आम जनता को ऊंची गुणवत्ता वाला करेंसी नोट मिले। जैसे आप हाथ से टच करें तो आपको मुस्कुराहट हो, नया नोट है। और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा। कई बार होता है एटीएम में पैसा नहीं है, ये नहीं है, या देश में 2000 के नोट आजकल नहीं मिल रहे हैं। ये लुक आफ्टर आरबीआई का है। वही उत्तर देगा कि देश में क्यों नहीं मिल रहा है 2000 का नोट, या वो इस तरह का जो बातें हैं। आरबीआई की विकासात्मक भूमिका है, डेवलपमेंटल रोल। क्या करता है? ऐसे राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन करता है लोगों को। और अन्य कार्य भी हैं, जैसे सरकार का बैंकर है। देखिए, बैंकों का भी बैंकर है और सरकार का भी बैंकर है। बैंकर मतलब जो पैसा दे, संकट के टाइम में जब पैसे की जरूरत हो तो पैसे दिए जाए। केंद्र और राज्य सरकार के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है और उनके बैंकर का काम करता है। जब भारत की सरकार को पैसा कम होता है तो उतना करेंसी नोट छापकर आरबीआई भारत सरकार को दे देता है ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट में, और राज्य सरकार को भी देता है। तो भारत की सरकार और राज्य की सरकार दोनों के लिए ये बैंकर है और बैंकों का भी बैंकर है। अगर एसबीआई संकट में आ गया, कैनरा बैंक आ गया, पैसा नहीं है, तो आरबीआई खड़ा है हेल्प करने के लिए, क्योंकि सभी बैंकों का बैंकर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट काम रिजर्व बैंक का है। अब आपको प्रश्न और उत्तर मैं दे रहा हूं, ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ते जाते हैं और इसका उत्तर आप नोट करते जाइए, या इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा इसको देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। एक और ऐसा ही प्रश्न पूछता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई। एक तीसरा प्रश्न पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रावधान किसमें था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में एक फेडरल बैंक बनाने की बात थी। अब आज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल, टेन्योर कितने साल का होता है? तो 3 वर्षों का होता है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल। तीसरा प्रश्न, 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा 1 रुपए का नोट जारी होता है। तो यह इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न आज का, आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? मुंबई में है, मैंने बताया। वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बैठते हैं। आज का अगला प्रश्न, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? सही उत्तर आरबीआई ने की। छठा प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक कौन है? सही जवाब आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सातवां प्रश्न, वर्तमान समय में आरबीआई का गवर्नर कौन है? सही जवाब शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास गवर्नर हैं आरबीआई के। आठवां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। कब स्थापित हुआ? आज ही के दिन 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का वह कौन सा गवर्नर था जो भारत का प्रधानमंत्री भी रहा और भारत का वित्त मंत्री भी रहा? सही जवाब होगा मनमोहन सिंह। ये गवर्नर भी रहे आरबीआई के, प्रधानमंत्री रहे और वित्त मंत्री भी रहे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करते हैं? तो वित्त मंत्री की सलाह पर। यह इंपॉर्टेंट बात है। निम्न में से किस आयोग की सलाह पर आरबीआई का गठन किया गया था? यह प्रश्न पूछा हुआ है।
किस आयोग ने आरबीआई को बनाने का रिकमेंड किया था? आपके सामने ऑप्शन है चैम्बरलिन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, किन्स कमीशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। और सही जवाब यहां पर आपको कलर किया हुआ है हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई की स्थापना, एक्सप्लेनेशन भी है, व्याख्या है नीचे। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आरबीआई का काम नहीं है? काम है वो नहीं पूछा है, नहीं है। बैंकों का बैंक ये तो है ही। क्रेडिट नियंत्रक यानी लोन कितना दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, मनी सप्लाई का ये भी रोल है। विदेशी मुद्रा को रखने वाला ये भी रोल है। और कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना ये आरबीआई का काम नहीं है। आरबीआई किसानों को डायरेक्ट धन नहीं देता, स्पष्ट रूप से है। ये काम नाबार्ड का है, जो कि व्याख्या में यहां पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आज का 14वां प्रश्न, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? सही जवाब है वित्त मंत्रालय। सिक्कों के ढलाई का काम आरबीआई का नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में नोट छापते हैं आरबीआई, लेकिन 1 रुपया के नोट और सभी सिक्कों का काम वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? मैं बता चुका हूं, 1949 में किया गया। 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ की पूंजी के साथ आरबीआई स्थापित हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी को हुआ 1949 को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने पूछा हुआ प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक। अगला प्रश्न 16वां नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? भारतीय मूल का पूछा हुआ है। ऑप्शन है ओसबर्न स्मिथ, सी राजगोपालाचारी, एल के झा और सी डी देशमुख। और भारतीय मूल के पहले गवर्नर कौन थे? सही जवाब होगा सी डी देशमुख। जबकि प्रथम गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ। 1935 में जब आरबीआई बना तो उस समय जो अंग्रेज फर्स्ट जो गवर्नर बने उनका नाम ओसबर्न स्मिथ, एक अंग्रेज थे, और पहले भारतीय थे सी डी देशमुख। स्वतंत्र होने पर यही बने। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? अनेक एग्जाम में पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिसका कलेक्शन आपके सामने इस वीडियो में है। आरबीआई का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? सही जवाब है 1 जुलाई से 30 जून। आप चक्कर में ना रहिएगा कि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर चलता है ना। यह इंपॉर्टेंट है। और देश का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच चलता है। कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। अगला प्रश्न है 18वां नंबर, भारत में कौन सा शब्द मौद्रिक नीति के बनाने में नहीं यूज होता? कौन सा शब्द? नगद आरक्षित अनुपात, CRR, ये तो होता है। रेपो रेट ये भी होता है। बैंक रेट, बैंक दर ये भी होता है। और ब्लू चिप ये तो बिल्कुल अटपटा सा यहां पर ऑप्शन है और सही जवाब यही होगा ब्लू चिप। मौद्रिक नीति के बनाने में ब्लू चिप का इस्तेमाल नहीं होता है। ब्लू चिप एक्चुअली कंपनी को कहा जाता है जो काफी अच्छा रिटर्न देती है, उसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न 19वां नंबर आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। रिजर्व बैंक के संस्थापकों में किसकी अहम भूमिका थी? यानी रिजर्व बैंक को स्थापित करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल था, यह पूछ रहा है। सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना करने की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहां था? मैंने बताया कि शुरू में कलकत्ता था। 1935 में जब रिजर्व बैंक बना और 37 में कलकत्ता से ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई। यही दिया हुआ है, पहला मुख्यालय कलकत्ता, 37 में मुंबई, आज तक मुंबई। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में कितने पूंजी के साथ हुई थी? ऑप्शन है, सही ऑप्शन है 5 करोड़ की पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन कई जगह पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 6 जुलाई 2005 को आरबीआई में एक नया विभाग बनाया गया वित्तीय बाजार पर निगरानी रखने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट पर। उनमें से कौन सा विभाग है? तमाम ऑप्शन है इसमें।
और जो सही जवाब होगा वित्तीय बाजार विभाग। आप पॉज करके एक एक को लिख सकते हैं मेरा आवाज सुनते हुए अपने कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है और आपके अगले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसको कहते हैं BRB NMPL, रिजर्व बैंक द्वारा कब स्थापित हुआ? सही जवाब है 1995 में। ये होली ऑन्ड सब्सिडियरी है RBI का और इसका काम है बैंक नोट छापना। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में है और कंपनी एक्ट द्वारा ये रजिस्टर्ड है। इसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी एक्ट के तहत है। इसका काम है प्रिंटिंग नोट करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जनवरी 1938 में RBI द्वारा जो पहला नोट जारी किया गया वो कितने पैसे का, कितने का था, कितना मूल्य वर्ग का था? जो पहला नोट 1938 में RBI ने जारी किया ब्रिटिश काल में। सही जवाब होगा 5 रुपया का नोट। सबसे पहला नोट 5 रुपया का जारी हुआ, फर्स्ट पेपर करेंसी। ये प्रिंटिंग नोट था, पेपर करेंसी था। ये जनवरी 38 में निकला RBI द्वारा और इस पर जॉर्ज 6 का पोर्ट्रेट था, चित्रकारी था जॉर्ज 6 का इस नोट पर। और उसी साल 10 के भी नोट निकले, 100 के भी निकले, 1000 के भी निकले और 10,000 का नोट। कल्पना कर सकते हैं कि 1938 में 1938 ब्रिटिश काल में 10,000 का नोट निकला। आप 2022 में हैं लेकिन अभी तक 10,000 का नोट नहीं निकला है, लेकिन उस समय 10,000 का नोट निकल गया था। तो ये प्रश्न है, पहला नोट 5 रुपये का निकला था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की कुल संख्या कितनी है? मैं बता चुका हूं आपको, कुल 20 है और एक गवर्नर होता है, यानी कुल 21 गवर्नर को मिलाकर केवल संख्या पूछ रहा है तो 20 है। तो ये सही जवाब होगा, ये मैं बता चुका हूं, जिसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 15 अन्य लोग होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक और होता है मिलाकर। एक है DICGE, ये RBI के अंडर एक कंपनी है DICGC। आपको बताना है फुल फॉर्म क्या है। इसका सही जवाब होगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है RBI किसके डायरेक्शन में वित्तीय पर्यवेक्षण का काम करता है? तो ये डायरेक्शन किसी का नहीं लेता। RBI स्वायत्त शासी ऑटोनोमस है, वो किसी का डायरेक्शन में काम नहीं करता है, स्वयं करता है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, RBI किस अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है? मैं बता चुका हूं फैक्ट में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति को कौन कंट्रोल करता है? सही जवाब होगा RBI ही मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? यह भी मैं बता चुका हूं, मूल्य स्थिरता यानी प्राइस स्टेबिलिटी। यह सब नोट करने लायक है क्योंकि यह पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत में किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? हर व्यक्ति खोलता है, आपका भी खाता होगा किसी न किसी बैंक में। तो शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RBI और अनुसूचित व्यापारिक बैंक। RBI में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोलता। RBI सीधे सीधे पब्लिक को इंटरटेन नहीं करता, वो बैंकों को इंटरटेन करता है और पॉलिसी बनाता है। तो सिंपल आंसर है ये RBI। भारत में नई शाखा खोलना है किसी बैंक का तो लाइसेंस कौन देगा? सही जवाब RBI ही लाइसेंस देता है। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष होना चाहिए, सोने का भंडार? नोट निर्गमन जो विभाग है, जो RBI नोट छापता है, उसके पास कितना रिजर्व, गोल्ड रिजर्व हमेशा रहना चाहिए? सही जवाब है 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व हमेशा RBI के पास रहना चाहिए, ये प्रावधान है। तो ये RBI के बारे में क्वेश्चन आंसर मैंने किया। अब आपको मैं बता दूं 1 अप्रैल आज नया वित्त वर्ष की शुरुआत है। जानना चाहेंगे कि 1 अप्रैल ही क्यों, 1 जनवरी क्यों नहीं? भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया।
आप जानते होंगे ब्रिटिश काल में। और 1867 तक वित्त वर्ष की गणना 1 मई से होती थी। पहले 1 मई से शुरू होता था और अगले साल 30 अप्रैल को खत्म हो जाता था। जो भारत का पहला बजट किया गया उसका फाइनेंशियल ईयर था मई से लेकर अप्रैल। 1867 में ब्रिटेन की सरकार के साथ फाइनेंशियल ईयर एक समान करना चाहा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में अप्रैल से मार्च होता था, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये चेंज किया गया 1867 में। चूंकि भारत में इंग्लैंड की सरकार और इंग्लैंड की सरकार जो लंदन में थी, दोनों में सेम हो जाता, इसलिए 1867 में 1 अप्रैल से वित्त वर्ष का प्रावधान किया गया और अब तक 1 अप्रैल ही है। ये औपनिवेशिक विरासत है और सरकार समटाइम विचार की है कि क्यों नहीं वित्त वर्ष को चेंज कर दी जाए। अब संवैधानिक स्थिति क्या है, हो सकता है आपको जानकारी ना हो कि वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है। मैं बता दूं, भारत का संविधान वित्त वर्ष की अवधि पर मौन है। कब से होना चाहिए? संविधान का अनुच्छेद 367(1) केवल इतना ही कहता है कि वित्त वर्ष का निर्धारण जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अनुसार होगा। इसी कानून में लिखा है कि भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। अब आप समझ गए होंगे, अगर वित्त वर्ष को चेंज करना है तो इसी एक्ट जो 1897 का है चेंज करना होगा। ये नहीं जानते होंगे, लेकिन इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये पूछता है। यह कानून निजी कंपनियों और व्यापारिक संस्थाओं को अपनी मर्जी से वित्त वर्ष के चुनाव की आजादी देता है। राज्य की सरकारें भी अपनी मर्जी से वित्त वर्ष का चुनाव कर सकती है। स्पष्ट है, उपरोक्तानुसार अगर भारत की सरकार चाहे तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में संशोधन करके देश का वित्त वर्ष बदल सकती है। आज 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च। अगर इसमें बदलाव सरकार चाहे कि 1 जनवरी से शुरू हो और 31 दिसंबर को खत्म, तो इसमें चेंज करना पड़ेगा। साथ ही बहुत से कानून में बदलाव करना पड़ेगा और सरकार धन विधेयक लाकर आसानी से सारे कानूनों में परिवर्तन कर सकती है। यह इंपॉर्टेंट बात आपको समक्ष है। एल.के. झा कमेटी 1984 में एक रिपोर्ट दिया था और कहा था कि वित्त वर्ष 1 जनवरी से शुरू होना चाहिए। उसकी बात नहीं मानी गई थी एल.के. झा कमेटी। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 2016 में नए वित्त वर्ष की वांछनीयता और संभाव्यता की जांच हेतु एक कमेटी बना और उस कमेटी को लीड किए पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर शंकर आचार्य। 4 सदस्यीय कमेटी था उनके अध्यक्षता में और कमेटी में बहुत से लोग थे। कमेटी ने राय दिया कि वित्त वर्ष 1 जनवरी से शुरू होना चाहिए। अभी तक 1 जनवरी से अभी तक इस कमेटी पर विचार नहीं किया गया है। आज 1 अप्रैल है और आज ही के दिन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ और आज के डेट में यह किसके अंडर में आता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों आया भाई? तो ये आया उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से शुरू हुआ टाइगर कंजर्वेशन पर, संरक्षण कार्यक्रम पर। अब एक क्वेश्चन पूछता है, प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन हैं? तो गेनीमैन फोर्ड पूरे वर्ल्ड में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता माने जाते हैं। और अगर इंडिया में बात करें तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कैलाश सांखल्या को माना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। देश में राष्ट्रीय उद्यान में यानी जो नेशनल पार्क हैं उनमें बाघ का संख्या बढ़ाना है, उनको प्रोटेक्शन देना है। यही उद्देश्य है प्रोजेक्ट टाइगर का, क्योंकि बाघों की संख्या कम हो रही थी। 2018 की अंतिम बाघ गणना पूछा है कि अंतिम बाघ गणना कब हुई है? तो 2018 में। प्रोजेक्ट टाइगर के बाद बाघ की संख्या में काफी वृद्धि हुई, टाइगर्स की संख्या में। 14 टाइगर रिजर्व जिन्हें मान्यता दी गई है। असम में मानस, काजीरंगा और ओरांग टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में सतपुरा, कान्हा और पन्ना, महाराष्ट्र में पेंच, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में दुधवा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, केरल में
परम्बिकुलम कर्नाटक में बांदीपुरा, तमिलनाडु में मुदुमलाई और अन्नामलाई, और छत्तीसगढ़ ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य को संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह भारत का 53वां और नवीनतम टाइगर रिजर्व है, ये पूछा जाता है। आज का जो अगला इशू है, आज 1 अप्रैल है और उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1936 में उड़ीसा को बिहार और बंगाल से अलग करके एक राज्य बनाया गया था, सेपरेट स्टेट। 1936 में 1 अप्रैल 1936 एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान के लिए संघर्ष के बाद ओडिशा राज्य के गठन की याद में हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के तहत उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान के बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल थे। मौर्य शासन के विस्तार के लिए 261 ईसा पूर्व बीसी में मगध राजा अशोक ने चढ़ाई की थी और कलिंग का इलाका अपने में मिला लिया था। यह कलिंग उड़ीसा में ही था। मौर्य के बाद उड़ीसा में राजा खारवेल का शासन हुआ। मगध को हराकर खारवेल मौर्य आक्रमण का बदला लेने में कामयाब रहा। यह ऐतिहासिक बात है। इतिहासकारों ने खारवेल को कला, वास्तुकला और मूर्तिकला की भूमि के रूप में उड़ीसा की प्रसिद्धि के लिए नींव रखने का श्रेय दिया है। खारवेल ने एक शक्तिशाली राजनीतिक राज्य स्थापित करने में कामयाबी की। गजपति मुकुंद देव ओडिशा के अंतिम हिंदू राजा थे। 1576 में मुगलों द्वारा वो पराजित हुए। कुछ 100 साल बाद अंग्रेजों ने राज्य का अधिग्रहण कर लिया और राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। राज्य के उत्तरी और पश्चिम जिले उस समय की बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गए। उड़ीसा के नए प्रांत का गठन लोगों के निरंतर संघर्ष के बाद किया गया, जो अंततः 1 अप्रैल 1936 को अस्तित्व में आया। जानते हैं उड़ीसा के बारे में, राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। जनसंख्या 2011 के अनुसार है 4,19,74,218। घनत्व 270 किलोमीटर, 270 प्रति स्क्वायर किलोमीटर, और क्षेत्रफल है 1,55,707 किलोमीटर। उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। राजभाषा उड़िया है। राज्यपाल गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बीजू जनता दल। विधानमंडल उड़ीसा में 1 सदनीय है, यानी केवल और केवल विधानसभा है। विधानसभा में 147 सीटें हैं। संसद राज्यसभा के लिए उड़ीसा 10 सीट भेजता है राज्यसभा में, और लोकसभा में उड़ीसा 20 सीट भेजता है। उड़ीसा का उच्च न्यायालय उड़ीसा उच्च न्यायालय है, जो कि भुवनेश्वर में है। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज अप्रैल फूल दिवस है और हम आपको चाहते हैं कि आप मूर्ख न बने, बल्कि आपका जो ज्ञान है वो सदैव संवर्धन होता रहे। और इसमें मेरे प्रयास से ये काम होता है तो मुझे खुशी होती है, गर्व का अनुभव होता है। रिक्वेस्ट यही है, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि आज 1 अप्रैल दिवस है और इसे बिल्कुल मूर्ख दिवस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।